नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति की आत्मा उसकी विविधता और परंपराओं में रची बसी है और इस आत्मा को स्वर देने का कार्य भारतीय शास्त्रीय संगीत करता आ रहा है। आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आरंभ की गई अनूठी शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत इसी सांस्कृतिक विरासत को नमन करती है। ये श्रृंखला न केवल संगीत की एक प्रस्तुति है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता, परंपरागत राग रागिनियों और धरोहर के संरक्षण का एक सशक्त प्रयास है। श्रृंखला का शुभारंभ बीती 2 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर आकाशवाणी के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में हुआ। कुछ सुर और स्वर इस कार्यक्रम से। हर कंठ में भारत शास्त्रीय संगीत को समर्पित इस विशेष श्रृंखला का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री अरुणेश चावला का। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी की। भारत श्रृंखला के लिए एक विशेष वीडियो और ऑडियो ट्रेलर भी तैयार किया है। ये आकाशवाणी है, हर कंठ में भारत, कोटि कोटि स्पंदनों में भारत। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और आकाशवाणी का अनूठा सुर संगम, विशेष संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज इस विशेष कार्यक्रम के प्रसारण का शुभारंभ हो रहा है। इसमें पूरे देश से चयनित विभिन्न शास्त्रीय संगीत कलाकार अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करेंगे। हर रोज 16 फरवरी तक रेडियो पर आनंद लीजिए इस सुर यात्रा का। अब गूंजेगा हर कंठ में भारत, एक साथ आकाशवाणी के 21 केंद्रों से। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और त्रिशूर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, कटक, वाराणसी, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जालंधर और धारवाड़। देश होगा शास्त्रीय सुर लहरी से गुंजायमान। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे आइए मिलकर सुने हर कंठ में भारत। सौजन्य संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। हर कंठ में भारत याद दिलाता है कि संगीत केवल ध्वनि या स्वर नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं, आस्थाओं और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये श्रृंखला एक सेतु का कार्य कर रही है जो अतीत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वर्तमान से जोड़ती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संजो कर रखती है। हर कंठ में भारत। इसी क्रम में बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस की, जो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व, इसकी पहुंच और समाज के विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है। इसी उपलक्ष्य में अगर हम आकाशवाणी की भूमिका की बात करें तो कितने ही बिंदु जहन में आते हैं। सूचना का प्रसार हो या शैक्षणिक योगदान, ज्ञानवाणी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया आकाशवाणी ने। भारतीय संगीत, लोक कथाओं और भाषाओं का संरक्षण या प्रोत्साहन हो, या फिर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किसान वाणी जैसे कार्यक्रम, राष्ट्र निर्माण और विकास में हमारे लोक प्रसारक की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के डिजिटल युग में भी परिवर्तनों से कदम मिलाते हुए आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच के साथ प्रासंगिक बना हुआ है। विश्व रेडियो दिवस न केवल रेडियो की ऐतिहासिक भूमिका को याद करने का अवसर है, बल्कि इसे भविष्य के लिए और अधिक सशक्त बनाने का भी दिन है।
राष्ट्र के विकास और एकीकरण में जिस क्षेत्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वो है भारतीय रेलवे। वृहद भारतीय संस्कृति के प्रसार में भारतीय रेल के शीश का ताज कहे जाने वाले उत्तर रेलवे की अहम भूमिका पर प्रस्तुत है एक भेंटवार्ता उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा से। भेंट करता है श्रीनाथ दीक्षित। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपको उत्तर रेलवे के पूरे परिवार की तरफ से, जो कि हमारे 1,50,000 से ज्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। उत्तर रेलवे का जो इतिहास है वो कितना पुराना है और कितना गौरवशाली इतिहास इसका रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें तो। भारत के रेलवे के क्षेत्र में शुरू में जब से काम शुरू हुआ, उसके साथ ही उत्तर रेलवे में भी काम शुरू हुआ। ये पहले आप देखेंगे कि जो भारतीय रेलवे पहले इस फॉर्म में नहीं थी। पहले छोटी छोटी रेलवे हुआ करती थी, जो या तो ब्रिटिश राज्य द्वारा बनाई गई थी या जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट थे उनके द्वारा बनाई गई थी। इन सब का जब इंटीग्रेशन हुआ और देश की आज़ादी के बाद में, तब रेलवे को 9 रेलवे में इकट्ठा किया गया। तो भारतीय रेलवे का सबसे पुरानी रेलवेज में ये जो उत्तर रेलवे है, पश्चिम रेलवे है, मध्य रेलवे है या जो ईस्टर्न रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सबसे पुरानी रेलवेज हैं जो भारत के रेलवे के शुरुआत के समय से ही रही हैं। और उत्तर रेलवे में खासकर बहुत ऐसी हमारे पास रेलवे क्षेत्र है, जैसे शिमला है या पठानकोट से जोगिंदरनगर रेल लाइन है। ये बहुत लंबी और बहुत पुरानी नैरो गेज की लाइनें हैं जो ऐसे क्षेत्रों में जाती हैं कि जहाँ उस समय किसी भी साधन के द्वारा जाना संभव नहीं था। अब अगर उससे आप आगे बढ़ के देखें तो एक बहुत, क्योंकि उत्तर रेलवे का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पंजाब का, हरियाणा का, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी आबादी है, बहुत लोग रहते हैं और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो भारतीय रेलवे आज पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाती है। हम लोग रोजाना करीब 1800 ट्रेनें करीब चलाते हैं और जिसमें हम लोग रोजाना करीब 15 लाख लोगों को लेके जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय रेलवे में है, उत्तर रेलवे का। तो अशोक जी, जैसे बात की जाए ट्रेनों की, उत्तर रेलवे के द्वारा आपने बताया कि इतना एक भारतीय संस्कृति के विस्तार में जो अपना योगदान दे रहा है, तो जो उत्तर रेलवे द्वारा भारत नेपाल मैत्री यात्रा ट्रेन है या देवभूमि उत्तराखंड जो ट्रेन चलाई गई है, तो इनकी खासियत के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस तरह से भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार में या वहाँ के जो कल्चर है उन स्टेट्स का, उनके लिए किस तरह से ये उपयोगी रहेंगी। बहुत सारी विशेष चलाई हैं, जिसमें उत्तर रेलवे के पास जो विशेष रेलगाड़ियां हैं उसमें हमारी राजस्थान और इस क्षेत्र में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके लिए हमारा पैलेस ऑन व्हील बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेन रही है और ये कई बार दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में इसका नाम आया है। उसके अलावा महाराजा एक्सप्रेस है, राजस्थान और व्हील्स ट्रेन है। ये जो ट्रेनें हैं ये फोकस्ड हैं जो हाई एंड लग्जरी टूरिस्ट होता है हमारा, और जो भी राजस्थान और भारत के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाहते हैं। इन ट्रेनों के अंदर सलून के फॉर्म में बहुत अच्छे सीटिंग अरेंजमेंट रहते हैं। इसमें हर कोच के अंदर में 3-4 केबिन होते हैं, हर केबिन में 2 या 3 लोग रहते हैं। इन्हीं के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स होते हैं, इसके अंदर जिम होता है, इसके अंदर एक ऑफिस स्पेस होता है और इसके अंदर सभी टूरिस्ट को बिल्कुल हाई एंड लग्जरी सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हर जगह जहाँ पे हम लोग ले जाते हैं वहाँ पे इनको जो वहाँ की लोकल जो भी साइट सीइंग कराने हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखाना है, वहाँ के लोकल जो खान पान और लोकल जो संस्कृति से उनको अवगत कराना है, वो सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में बहुत सक्सेसफुल ट्रेन रही हैं। उसके अलावा हमारी जो कुछ ऐसी विशेष सेवाएं हैं जो कुछ विशेष लोगों के लिए एक किसी पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा है सर्विस है, ये उन क्षेत्रों में जहाँ बाबा साहब ने काम किए हुए हैं या उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, तो कुछ लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से, ये उन लोगों के लिए ये बनाई गई है स्कीम। इसी तरह जैसे आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, वो अयोध्या के लिए स्पेसिफिकली चलाई गई थी। अयोध्या के बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत सारी इच्छा है, वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में चलाई गई थी। इसी तरह जो हमारी ये पंचतत्व स्पेशल यात्रा है, ये जितने भी सिख हमारे धर्म के जो 5 तत्व हैं उनको कनेक्ट करती है, जहाँ उसके बारे में लोग जानते हैं। ये सर्विसेज इस तरीके की हैं कि जो किसी एक विशेष जानकारी देने के लिए किसी विशेष इशू से संबंधित है और इसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और जो पूरी दुनिया के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस टाइप की यात्रा कर पाते हैं और उसके बारे में उनको जानकारी मिलती है। जैसे अगर बात करें रामायण स्पेशल ट्रेन की, तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर रोशनी डालें तो। रामायण का जैसा आपको पता है कि विश्व इतिहास में सबसे पुराने लिखे गए महाग्रंथों में से है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। आज नई जनरेशन में भी इसके प्रति बहुत एक उत्सुकता है। बहुत सारे देशों से भी लोग आते हैं जिनको भी रामायण के बारे में जानना होता है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने जो रामायण स्पेशल यात्रा ट्रेन चलाते हैं, ये उन जगहों को कवर करती है जिसका कि रामायण में उल्लेख रहा है या जहाँ पे उनका कोई विशेष उसका स्थान रहा है। लखनऊ से हमारी ट्रेन चलती है, तो जो इसमें अयोध्या है वहाँ जाती है, जो सबसे मुख्य स्थल रहा है। चित्रकूट है जहाँ पे बहुत समय रामायण में बताया गया है। बनारस को भी कवर करती है। उसके बाद ये बिहार में जनकपुरी और सीतामढ़ी जाती है। उसके बाद यात्रियों को बाई रोड नेपाल में भी ले जाया जाता है, जहाँ पे इनको पोखरा और पशुपतिनाथ के भी दर्शन कराए जाते हैं।
तो इस तरह पूरे रामायण के जो विभिन्न जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे ले जाके और हमारे जो ट्रेन गाइड्स होते हैं वो उनको बारे में बताते हैं और जिससे कि लोग वहाँ पे जाके और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय प्रयास रहा है भारतीय रेलवे का रामायण को पूरे देश तक और देश के बाहर पहुँचाने के लिए। तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को रेलवेज किस तरह से जोड़ता है, किस तरह से उनका जो कल्चरल एक्सचेंज है, हमारा जो पारंपरिक सांस्कृतिक आदान प्रदान है वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की परंपराओं का, उनको किस तरह से रेलवेज जो है मुमकिन करता है? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, इनमें हर स्टेट का एक अपना कल्चर है, अपना आर्ट है, अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, अपना खान पान है और जोग्राफिकली ये थोड़ा मुश्किल लोकेशन पे है और वहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी नहीं रही है, तो ये भारत की मूल धारा में शामिल होने में थोड़ी सी परेशानियाँ रही थी। भारतीय रेल पिछले करीब 15 साल से बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन क्षेत्रों में और कुछ समय के अंदर अंदर हमारे सातों के सातों राज्य ट्रेन सर्विस से कनेक्टेड होंगे, जबकि अभी तक कुछ समय पहले तक खाली आसाम के अंदर ही ट्रेन हुआ करती थी। तो ये जो सातों राज्य कनेक्टेड हो जाएंगे तो इसके बहुत सारे इसके जो उस पे लोगों के जीवन पे फर्क पड़ेगा। एक तो अभी कई बार आप लोग देखते हैं कि कभी मौसम की वजह से या कभी कोई घटनाओं की वजह से वहाँ रोड बंद हो जाती हैं और बहुत समय तक वहाँ सामान नहीं पहुँच पाता है, पेट्रोल नहीं पहुँच पाता है, अनाज नहीं पहुँच पाता है। भारतीय रेलवे का जब नेटवर्क हर जगह पहुँच रहा है तो अब ये समस्याएं धीरे धीरे वहाँ की काफ़ी हद तक खत्म हो गई हैं। इसी तरह लोगों का वहाँ से देश में आना और राज्यों में उनका आना बहुत इससे बढ़ोतरी हुई है और जिससे जब नॉर्थ ईस्ट के लोग बाहर आते हैं और यहाँ पे आके वो काम करते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं या बहुत सारे अपने अलग अलग तरीके के उद्यमों में आते हैं, उनके कल्चर के बारे में पता लगता है देश में। यहाँ से लोगों में बहुत जागरूकता है आज के समय में और बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। वहाँ पे पहले लोग जाते थे तो कुछ 1-2 जगह देख के आते थे, अब जब लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है देखने के लिए और जहाँ पे रेलवे की जो कनेक्टिविटी भी बढ़ी है उस वजह से लोगों को एक बहुत विस्तृत क्षेत्र का एक्सपोजर होना शुरू हुआ है। तो अभी इस बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि खाली जो पहले आप आसाम में देख पाते थे अब उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, नागालैंड भी है, अरुणाचल भी है, इन सब राज्यों में लोग जा रहे हैं और उस वजह से उनके कल्चर के बारे में बहुत जागरूकता बढ़ी है। वहाँ के जो उत्पाद है वो जो वहाँ पैदा होते हैं वो भारत के अन्य राज्यों में पहुँचते हैं और यहाँ से भी वहाँ सामान पहुँचाने में बहुत फ़ायदा हुआ है भारतीय रेलवे की वजह से और इससे लोगों का मेलजोल भी बढ़ा है। लोगों का जो वहाँ की भाषाएं हैं उसके बारे में लोगों को पता लगा है कि असमीज़ का कितना पुराना और कितना विस्तृत एक इतिहास रहा हुआ है। इसी तरह वहाँ के जो आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो पूरे देश में पहुँच रहे हैं और भारतीय रेलवे में हम लोगों की बहुत बार एक स्कीम होती है कि हम सिस्टर स्टेशन की एक स्कीम चलाते हैं जिसमें एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन के साथ हम जोड़ते हैं और एक दूसरे स्टेशन पे ये लोग अपने अपने उत्पाद को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास उत्तर प्रदेश में कोई स्टेशन है, लखनऊ है, लखनऊ में हमारे पास कपड़े पे चिकन का काम होता है, लेकिन आसाम में जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग टाइप की कलाकारी होती है। तो ये दोनों हम आपस में एक्सचेंज करते हैं और उनके प्रोडक्ट को हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं और सिमिलरली लखनऊ का प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले होता है, जिससे लोगों को एक दूसरे के बारे में पता लगता है और इससे लोगों की आर्ट और लोगों की जो हैंडीक्राफ्ट है उसको पूरे देश में पहुँचाने में फायदा मिलता है। इसी विषय में एक बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री जी की तरफ से करी गई थी OSOP के नाम से, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। इसमें हमारे भारत में हर जगह आपको कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट या कुछ वहाँ की स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप मुरादाबाद में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीतल का सामान मिलता है, या आप बरेली में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुरमा और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। कश्मीर में जाएंगे तो आपको फल तो है ही लेकिन हैंडीक्राफ्ट का भी, वुडन कार्विंग का बहुत कुछ काम मिलता है। बेंगलोर के पास में एक जगह है, चन्नपटना के नाम से एक जगह है, तो चन्नपटना के जो लकड़ी के खिलौने हैं वो भारतीय रेलवे के द्वारा पूरे देश में उनका प्रचार किया गया और आज के समय में पूरे देश से वहाँ पे इंक्वायरीज आती हैं और लोग उस बिजनेस में लगे हैं। करीब भारतीय रेलवे के 900 स्टेशनों पे इस योजना के तहत स्टॉल्स लगाई हैं जहाँ पे हम लोकल कारीगरों को वहाँ पे आके और अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का अवसर देते हैं और इसके लिए उनसे करीब करीब कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो उनके 2 पर्पज है हमारे वहाँ। एक तो उनको आके एक फ्रंट मिलता है जहाँ पे वो अपना सामान बेच सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, रेल यात्री जब वहाँ से सामान लेते हैं तो पूरे देश में जाते हैं, तो पूरे देश में जो भी हमारे कारीगर हैं इनको अपने सामान का प्रचार करने के लिए, अपनी कला को दिखाने के लिए और उसके बाद इनको ऑनलाइन जाके अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर बेचने के लिए बहुत सुविधा होती है और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ देश में। भारत के हर जगह के लोग रेलवे में काम करते रहे हैं। अगर आप रेलवे को देखें तो ये आपको भारत का एक छोटा रूप ही दिखेगा कि हमारे पास करीब 12 लाख लोग हैं जो हमारे कर्मचारी हैं। तो हर परिवार में अगर आप 5 लोग माने तो करीब 60 लाख लोग रेलवे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और अगर रिटायर्ड लोगों को भी आप इसमें इंक्लूड करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं
और इस 1 करोड़ में आपको हर राज्य के, हर क्षेत्र के, हर भाषा के, हर धर्म के, हर संस्कृति के लोग मिलेंगे। जिस क्षेत्र से जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, ये सब लेके जाते हैं। और इस वजह से देश भर के अंदर में जो एकजुटता का जो भाव है, जहाँ हम कहते हैं कि अनेकता में एकता का जो विचार है, उसमें भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा योगदान देती है। अशोक जी, हमारे श्रोताओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा से। भेंटकर्ता थे श्रीनाथ दीक्षित। भारतीय संस्कृति के समागम की बात हुई तो महाकुंभ की झलक तो बनती ही है। चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में और सुनते हैं कुछ अमृत चाखे स्वर। मेरा नाम कृष्णा भट्ट है। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। परमार्थ निकेतन में अध्ययन करता हूँ। संस्कृत वेद विद्यालय है हमारा। हम उसमें वेद अध्ययन करते हैं। हम अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए बचपन से इसलिए इस जगह पे आ जाते हैं। जैसे हम अपने वेद पढ़ेंगे, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, हम उनको जगह जगह जाके उसका प्रचार करेंगे। यहाँ हम स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के साथ हैं। गंगा मैया धीरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहवर कुआना की, गंगा मैया कुआना की नैया, हे कुआना की गंगा मैया कुआना की नैया, हे कुआना के। तो बाबा जी, आपका नाम क्या है? हाँ, प्रेम। कितनी उम्र है आपकी? 65 साल से कम की नहीं है, 70 साल की बताओ थे। 12 साल पहले आए थे तई, अब फिर आए। दुगनी जनता हो गई है, जहाँ जाओ तई बिल्कुल एक ही सो। गंगा मैया धीरे वाले। सौजन्य नीतीश अरोड़ा, प्रयागराज। अब प्रयागराज से चलते हैं ब्रजभूमि मथुरा की ओर और सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक लघु रूपक आयो ब्रज वसंत। ब्रज संस्कृति के मूल तत्वों में प्रकृति प्रेम, संगीत और साहित्य आराधना के साथ नवधा भक्ति, इन सभी की चेतना समाहित है ब्रजराज श्री कृष्ण में। यहाँ के लोक व्यवहार, संस्कार, सदाचार और परंपराओं में नंद नंदन स्वयं परिलक्षित होते हैं। प्रकृति अनुगामी ब्रज के जनजीवन का आधार यहाँ के पर्व और उत्सव हैं। इसी कारण ब्रज संस्कृति को उत्सव प्रधान संस्कृति कहा जाता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मैं कीर्ति में, वाक में, स्मृति और मेधा में स्थित हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ, जहाँ जीवन उत्सव मनाता है। सच है, वसंत ऋतु जड़ और चेतन को जीवन रस प्रदान करती है। ब्रज में नव पल्लव लिए वन, कुंज निकुंज, उत्तरायण हुए भास्कर की रश्मि किरणों का आलिंगन करते हुए बसंत का मानो स्वागत कर रहे हैं। शायद इसीलिए प्रकृति सौंदर्य के प्रतिरूप श्री कृष्ण ने स्वयं को ऋतुनाम कुसुमाकर कहा है। प्रकृति और आध्यात्मिकता का ये चेतना काल ब्रज में बसंतोत्सव के रूप में आयोजित होता है। बसंत के साथ ही ब्रज में श्री राधा जू और श्री कृष्ण के अनूठे अनुराग के प्रति रंग उमंग के पर्व होली का डांडा स्थापित किया जाता है। ठाकुर द्वारों में युगल जोड़ी के श्रृंगार, फूल बंगला और फूल डोल आयोजित होते हैं। इसी संबंध में बताते हैं डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी।
इस दौरान मंदिरों के श्री विग्रहों के विभिन्न प्रकार से फूलों के द्वारा नयनाभ्राम श्रृंगार होते हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट होलियों का गायन भी होता है। अनेक स्थानों पर फूल डोल के मेले भी लगते हैं। ब्रज में 40 से 50 दिवसीय फाग महोत्सव में धमार, फाग गायन और रसिया गायन परंपरा अपने आप में अनूठी है। इन आयोजनों में रस, रंग, आनंद, अनुभूति के लिए देश विदेश से श्रद्धालु ब्रजवास हेतु यहाँ आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रसकेली दासी। मेरा देश मेक्सिको से। So Vrindavan is the best place for do that. Every place where you go, you remember Krishna, you have the contact with devotees of Krishna, so it's the best place. That's why I came to Vrindavan. साहित्य में भी बसंत और फाग का वर्णन मिलता है, बताते हुए डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। इस पर्व का वर्णन साहित्य में भी प्राप्त होता है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथागार्ह्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में रसों के समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में रंग का वर्णन है, जिसमें हर्ष की प्रियदर्शिका व रत्नावली तथा कालिदास की कुमार संभवम तथा मालविकाग्निमित्रम शामिल हैं। भारवी, माघ और अन्य कई संस्कृत कवियों ने वसंत की खूब चर्चा की है। मन पर लो फिर बसंत आई। ब्रज में इसी कालखंड में रंग पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, नवसंवत्सर और गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व धूमधाम से आयोजित होते हैं। फाग महोत्सव में अबीर, गुलाल, टेसू के रंगों के साथ फूल होली और बरसाने की लड्डू होली श्री ठाकुर विग्रह के समक्ष आयोजित की जाती है। प्रमुख रूप से बरसाने में श्यामा श्याम के प्रति राग, अनुराग और भक्ति भाव लिए विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन ब्रज का प्रमुख आकर्षण है। श्री कृष्ण की सखा रूप में होरियार और श्री राधा जी की सखियों के रूप में होरियार ने इस अवसर की प्रतीक्षा में तैयारियां करते हैं। इस परंपरा पर प्रकाश डाला गोस्वामी सत्यनारायण मधु ने। हमारे यहाँ जो महीना भर से पहले ही 2 महीना पहले से यहाँ की जो ब्रज गोपी हैं ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके नहीं और बहुत अच्छी तरह से खुराक खाए के नहीं, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है कि नहीं, लाला से होली खेलने के काजें तत्पर रहे। नंदगाम बारे अपने लाला के प्रतीक में वहाँ की झंडी लेके नहीं आएंगे, प्रिया कुंड पे सब एकत्रित होंगे, अपनी पगड़ी बांधेंगे, अपने श्रृंगार करेंगे और गुलाल लगा के नहीं अपने राधा रानी के महल की ओर चलेंगे गीत गाते हुए कि दर्शन दे निकट छटा में थे। हम यहाँ थे इस बरसाने के समस्त गोस्वामी एक चौपाई के रूप में वहाँ जाएं और उनकी अगवानी करें और माँ मंदिर में जाए कि नहीं समाज गायन हुए। ब्रज में आयोजित होने वाले हुरंगा महोत्सव अपनी ही विशेष परंपरा है, जो पर्यटकों को रंग, रस और भाव विभोर करती है। दाऊ जी में आयोजित हुरंगे पर विचार रखते हुए
डॉक्टर घनश्याम पांडे। ठाकुर जी के आज्ञा थे, ठाकुर जी के चरणों में मुखिया जो हैं वो गुलाल लगाए गए और फिर उड़ा में वो गुलाल उड़ाबाद को प्रतीक है कि ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कब आप जाके हुरंगा खेलो। और फिर उसके बाद में भाभी और देवर, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं, भाभी और देवर ही खेलेंगे। हमारे यहाँ जितनी भी जो बहू हैं अपने देवरों के साथ खेलती हैं, इतने बड़े बड़े हौज हैं जिनमें जो परंपरागत टेसू का रंग बनता है। जो देवर हैं वो अपनी भाभीयों पर रंग, और भाभी जो है उनके ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र को नहीं फाड़ेंगी, ऊर्ध्व वस्त्र को फाड़ेंगी और फाड़ने के बाद में उनकी पीठ पे पोतना मारेंगी। वो उन्हें उल्लापन में कहेंगे आज तो होरी है। अब इस होरी की परंपरा के जरा आप अतीत में चले जाएं तो जो गोपियों के वस्त्रापहरण की कथा है, उस गोपियों के वस्त्रापहरण की कथा से ही ये वस्त्र फाड़ के और पीटने की परंपरा जुड़ी है। अतिथि देवो भव, इस परंपरा का निर्वहन करते हुए ब्रजवासी ठाकुर जी के प्रसाद रूप में निर्मित चंद्रकला, कुपड़ी यानी रबड़ी, पापड़ी, खजला, गुजिया, ददशकजा, बरख यानी बड़ा आदि पकवानों से अतिथियों का स्वागत करते हैं। ब्रज में बसंत और फाग महोत्सव उत्सवों की परंपरा का उल्लेख अंग्रेज कलेक्टर F.S. ग्राउज ने अपनी पुस्तक डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में भी किया है। इस प्रकार ब्रज मंडल में 40 से 50 दिवसीय उत्सवों की ये विशेष श्रृंखला रसिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए ब्रज की साझी कलाओं को उन्नति प्रदान कर कलाकारों को प्रश्रय ही प्रदान नहीं करती, अपितु विश्व को साझी संस्कृति का संदेश भी देती है, जिसके प्रत्यक्षदर्शी होते हैं देश विदेशों से पधारे श्रद्धालु और पर्यटक। इन आयोजनों से ब्रज के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन के विकास की संभावनाओं में वृद्धि हो रही है। परंपराओं की ये वर्तनी निर्बाध रूप से काल के पृष्ठ पर अपनी कीर्ति अंकित करती रहेगी। आयो ब्रज बसंत। आलेख राजेश कुमार शर्मा। वाचन स्वर राजेश कुमार शर्मा और ज्योति शर्मा। प्रस्तुति विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी मथुरा। ये माह हमें ये भी याद दिलाता है कि 16 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। स्वरांश सहयोग मनोज माइंडकर। हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और भाषाई विविधता के महत्व को समझने और सम्मान देने का संदेश देते कुछ और अवसर हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हर साल 21 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने 1999 में भाषाई विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए की थी। ये दिवस हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और भाषाई अधिकारों के महत्व की याद दिलाता है। अब सांस्कृतिक विरासत की बात हुई तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग याद आया, रंगमंच। जी हाँ, भारत रंग महोत्सव, जिसे भारंगम के नाम से भी जाना जाता है, इसका वर्ष 2025 का संस्करण 28 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर में शुरू हुआ और भारत के 13 शहरों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी रंगमंचीय छाप छोड़ रहा है। इस वर्ष के महोत्सव की थीम एक रंग, श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना, जो अभिव्यक्ति की एकता और मानवता की एकता पर जोर देती है। महोत्सव के दौरान विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों के साथ साथ फिल्म स्क्रीनिंग, स्ट्रीट प्ले, ओपन स्टेज परफॉर्मेंस, फोक बैंड्स और टॉक शो जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो दर्शकों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। भारत रंग महोत्सव 2025 ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है, जो विभिन्न संस्कृतियों के कलाकारों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यदि आप रंगमंच के प्रेमी हैं, तो ये महोत्सव आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां आप विभिन्न शैलियों और संस्कृतियों के नाटकों का आनंद ले सकते हैं और रंगमंच की समृद्ध परंपरा का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि की यात्रा में विदुषी श्यामा शास्त्री, उस्ताद अमीर खां, पंडित भीमसेन जोशी, अमृता शेरगिल, सैयद हैदर रजा,
के.जी. सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल और लता मंगेशकर के योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।